हेलो दोस्तों, उर्विजा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है भारत की कला एवं संस्कृति। भारत की कला एवं संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम देखेंगे और उन्हें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। दोस्तों, दिए गए क्वेश्चन में हमें कुछ प्राचीन स्थल के नाम दिए गए हैं और वहाँ से मिली कुछ वस्तुएं दी है। हमें सुमिलित करके बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, पहला कथन है, नृत्य करने वाली लड़की की कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। पशुपति मुहर हड़प्पा से मिली है। हल के निशान कालीबंगा से मिले हैं। अग्निकुंड लोथल से मिले हैं। तो दोस्तों, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसके लिए मैं आपको 2 सेकंड का समय देता हूं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात केवल 1 और 3। नृत्य करने वाली लड़की की कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, बिल्कुल सही है। तीसरा, हल के निशान कालीबंगा से मिले हैं, यह भी सही है। लेकिन दोस्तों, पशुपति मुहर जो है वह हड़प्पा से न मिलकर वह भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है और अग्निकुंड लोथल से न मिलकर कालीबंगा से मिले हैं। दोस्तों, ये आप ध्यान में रखें। दोस्तों, यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ और भी वस्तुएं दी है जो मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से मिली है। पशुपति मुहर कालीबंगा से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। एक पुजारी की पत्थर की मूर्ति है। नृत्य करती लड़की की कांसे की मूर्ति है। महान स्नानागार जो है वह भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अनाज का भंडार है। देवी माँ की टेराकोटा की मूर्ति है और दाढ़ी वाले आदमी की जो आकृति मिली है पत्थर की, वह भी मोहनजोदड़ो से मिली है। कपास का उत्पादन यहाँ से होता था, उसके अवशेष भी मिले हैं। दोस्तों, कालीबंगा से पुजारी क्वार्टर, अग्निकुंड, हल के निशान, दोहरी फसल पैटर्न, कांस्य बैल आदि वस्तुएं मिली है। दोस्तों, ये याद करें, इन्हें नोट करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन सभ्यता से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी स्वर संगीत की रचना का सबसे पुराना रूप है ध्रुपद, गजल, ठुमरी या टप्पा। दोस्तों, आपको बताना है हिंदुस्तानी स्वर संगीत की रचना का सबसे पुराना रूप कौन सा है, ध्रुपद, गजल, ठुमरी या टप्पा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्रुपद। दोस्तों, ध्रुपद के बारे में अगर हम कुछ जानें तो ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक शैली है। ध्रुपद को हिंदुस्तानी गायन संगीत के सबसे पुराने रूपों में से एक माना जाता है। प्राचीन साहित्य में नाट्य शास्त्र को ध्रुपद का एक स्रोत माना जाता है। यह भक्ति संगीत और आध्यात्मिक संगीत का एक रूप है जो राग की शुद्धता को बनाए रखने पर जोर देता है। यह सामवेद के प्राचीन ग्रंथ से इसकी उत्पत्ति का पता लगता है। दोस्तों, यह ध्रुपद में कम से कम 4 श्लोक है। एक ध्रुपद में कम से कम 4 श्लोक है जिन्हें स्थायी या अस्थायी, अंतरा, संचारी और अभोग कहा जाता है। दोस्तों, तो ये सारे आप याद रखें, इनसे उठकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन शासकों ने स्वयं को देवतुल्य माना और देवपुत्र या भगवान के पुत्र की उपाधि धारण की, मौर्य, गुप्त, कुषाण, शक। दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा प्राचीन राजवंश स्वयं को देवतुल्य या देवपुत्र या भगवान के पुत्र कहता था, मौर्य, गुप्त, कुषाण या शक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुषाण। कुषाण स्वयं को देवपुत्र या भगवान के पुत्र कहते थे और ऐसी ही उपाधियां धारण करते थे। संभवतः वह चीनी शासकों से प्रेरित थे जो स्वयं को स्वर्ग के पुत्र कहते थे। तो याद रखें दोस्तों, बार बार पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, दिए गए क्वेश्चन में बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ प्रतीक दिए गए हैं और उससे इन प्रतीकों को किससे निरूपित किया जाता है आपको बताना है। जैसे बुद्ध का ज्ञान था, उसका प्रतीक किसे माना जाता है, बुद्ध का पहला उपदेश था, बुद्ध ने अपना जो घर छोड़ा, बुद्ध का जन्म हुआ, यह किससे निरूपित किया जाता है, इसे कौन सा प्रतीक माना जाता है, इससे संबंधित आपको बताना है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको 2 सेकंड का समय देता हूं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थात कमल और बैल जो है वह बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। घोड़ा जो है वह बुद्ध के घर छोड़ने का प्रतीक है। बोधि वृक्ष जो है बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है और चक्र जो है वह बुद्ध का पहला जो उपदेश था उसका प्रतीक है और स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। दोस्तों,
याद रखें, इम्पोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन उठता है इससे। दोस्तों इसमें मैंने जो भी क्वेश्चन डाले हैं वो है सारे जो बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आप इन्हें नोट डाउन कीजिए, बार बार देखिए, कम से कम इन्हें पढ़िए। थ्योरी पढ़ के आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा के 2 स्थलों में से किस में अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं दोस्तों? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, हड़प्पा और कालीबंगा, कालीबंगा और लोथल, लोथल और मोहनजोदड़ो। दोस्तों आपको बताना है अग्निवेदियों के प्रमाण कौन से प्राचीन हड़प्पा स्थल से मिले हैं। दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा और लोथल से अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। अग्निवेदियां धार्मिक संस्कारों के लिए बने गड्ढे हैं जिनमें अग्नि के लिए बलिदान शामिल है। कालीबंगा और लोथल जैसे हड़प्पा स्थलों से अग्निवेदियों के प्रमाण है जहां बलि दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा कपड़ा चित्रकारी से जुड़ा है? पन्ने, देवरा, फड़, पथवारी। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें कौन सा शब्द कपड़ा चित्रकारी के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों विभिन्न चित्रकारी के लिए विभिन्न शब्द यूज़ किए जाते हैं, वह मैं आपको इसके सॉल्यूशन में बताऊंगा। तो उसी हिसाब से आपको बताना है कपड़ा चित्रकारी जो की जाती है उसके लिए कौन सा शब्द यूज़ किया जाता है, क्या कहा जाता है उसे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फड़। फड़ चित्रकारी जो है वह कपड़ा चित्रकारी से जुड़ी हुई है दोस्तों। अब हम कुछ अन्य भी देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपको ध्यान में भी रखने हैं, नोट डाउन भी करने हैं। तो दोस्तों जो दीवार या जमीन पर जो चित्रकारी की जाती है उसे देवरा, पथवारी, सांझी, मंडाव आदि कहा जाता है। कपड़ा चित्रकारी जो होती है उसे पट, पिछवाई, फड़ आदि कहा जाता है। कागज पर जो चित्रकारी की जाती है उसे पान कहा जाता है। लकड़ी पर बनी चित्रकला को कावड़ कहा जाता है दोस्तों, ये तो बार बार पूछा जाता है, तो इसे ध्यान में रखें। मानव शरीर पर जो चित्रकारी की जाती है उसे मेहंदी या गोदना कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों इजी है, नोट डाउन कीजिए इसे, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं ये, तो इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में गुफाएं और चट्टानों को काट कर बनाए गए मंदिर किससे संबंधित है? हिंदू और बौद्ध, बौद्ध और जैन, जैन और हिंदू, हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से। दोस्तों आपको बताना है कि जो एलोरा की जो गुफाएं हैं जिन्हें राष्ट्रकूटों द्वारा बनाई गई थी, चट्टानों को काट कर बनाया गया था दोस्तों। उस समय सन्यासी लोग वहाँ रहते थे, तो उन्हें कौन से धर्म के लिए बनाई गई थी या वह कौन से धर्म से संबंधित है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित है एलोरा की गुफाएं। एलोरा राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। पहला फैक्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलोरा की जो गुफाएं हैं वह कहाँ स्थित है, किसके द्वारा बनवाई गई थी। तो दोस्तों 2 फैक्ट इसमें मिल रहे हैं, आपको ध्यान में रखें। जो नेक्स्ट फैक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि 12 जो गुफाएं थी वह बौद्ध धर्म से संबंधित थी, 17 गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित थी, 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित थी। तो दोस्तों अलग अलग याद रखोगे, तो कुल 34 गुफाएं हैं इसमें, तो अलग अलग आप याद रखोगे इन्हें कि कौन सी धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं थी, तो भी आपको कम से कम इतना याद रहेगा कि हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म उसमें इन्वॉल्व थे, तीनों धर्मों से संबंधित है एलोरा की गुफाएं। और दोस्तों यहाँ पर कैलाशनाथ मंदिर है एलोरा की गुफाओं में। यह भी पूछा जाता है कि कैलाशनाथ मंदिर कौन सी गुफाओं में स्थित है, तो कैलाशनाथ मंदिर एलोरा की गुफाओं में स्थित है और यह चट्टानों को काट कर बनाए गए मंदिरों में से सबसे बड़ा मंदिर है दोस्तों और भी ऐसी गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं और एलिफेंटा की गुफाएं हैं जिन्हें मतलब चट्टानों को काट कर बनाया गया है, तो उनमें भी ऐसी ही विशेषताएं हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि वहाँ जो स्थल बने हुए हैं या वहाँ जो चित्रकारी मिली है वह कौन से धर्म से जुड़ी हुई है या कौन सा कल्चर शो करती है, वो कितनी प्राचीन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हें ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम समय के साथ आगे पढ़ेंगे, इन्हें देखेंगे, डिटेल से देखेंगे। अभी तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही है, थ्योरी भी देखेंगे हम आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए क्वेश्चन में
हमें जनपद महाजनपद दिए गए हैं और इन प्राचीन जनपद महाजनपदों की तत्कालीन समय में राजधानी कौन सी थी वह आपको सुमिलित करके बताना है। जैसे शिवी जनपद, मालव, मत्स्य, सूरसेन, ये जो जनपद थे इनकी उस समय राजधानी कौन सी थी, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसमें डाला है और बार बार पूछा जाता है। जो महाजनपद है, 16 महाजनपद थे, उनकी राजधानियाँ और वो उनकी डायरेक्शन आपको याद होनी चाहिए। उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ लिया जाता है और राजधानियाँ वो मतलब इनकी राजधानियाँ तो पूछी जाती हैं। तत्कालीन शासक का नाम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी और इजीली याद भी रहता है जब इन्हें जोड़ कर पढ़ते हैं कि हाँ कौन सा शासक उस समय था या कौन सी राजधानी है, कौन उस राजधानी का दूसरी राजधानी से या एक महाजनपद का दूसरे महाजनपद से क्या संबंध था, तो हमें इतिहास की काफ़ी बातें सीखने को मिल जाती है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थात शिवी जनपद तो था, शिवी महाजनपद, उसकी राजधानी थी माध्यमिका। मालव जनपद की राजधानी थी नगर। मत्स्य जनपद की राजधानी थी बैराठ। सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। उस समय दोस्तों यह राजधानियां थी। तो दोस्तों अभी तो महाजनपद है भी नहीं, उस समय जब थे तब इनकी राजधानियां थी, तो आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? लिच्छवी, हर्यक, शाक्य या सातवाहन? दोस्तों आपको बताना है महावीर वर्धमान जो थे वह किस वंश से संबंधित थे, कौन से क्षेत्रीय वंश से थे वो, यह आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वर्धमान महावीर लिच्छवी वंश से थे। दोस्तों महावीर जिन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, 23वें पार्श्वनाथ थे, यह भी हमें पता है, नहीं पता है तो होना चाहिए। और महावीर एक राजकुमार थे जो राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला के पुत्र थे, दोनों ही लिच्छवियों के क्षत्रिय थे। दोस्तों आज के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह हर छोटे से बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। टीचर्स के एग्ज़ाम आते हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट का एग्ज़ाम होता है राजस्थान में, और ये हर तरह के क्वेश्चंस में, यहाँ तक कि आरएएस के क्वेश्चन में भी जो पीसीएस होते हैं विभिन्न स्टेट्स के, उनमें ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। आजकल तो इनके माता पिता के नाम भी सुमिलित करके पूछ लिए जाते हैं। महावीर का भगवान बुद्ध का दे दिया जाता है, उनका जो माता पिता का नाम आगे दिया रहेगा सुमिलित करना होगा। उनके वंश कौन से क्षेत्रीय वंश से थे वो, यह पूछ लिया जाता है। उनके जो ज्ञान प्राप्ति का स्थल था वो पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों काफ़ी कुछ इसमें सुमिलित करने के लिए आता है। इनसे वृक्ष जो है, इनके जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, कौन सी नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते थे। आजकल इन्हें सुमिलित करके भी पूछ लिया जाता है, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चंस को डाल दिया जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, ये बहुत ज़्यादा वाइड टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, ईजिली याद होने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शास्त्रीय नृत्य रूप कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल? दोस्तों आपको बताना है शास्त्रीय नृत्य रूप कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य का प्रमुख रूपों में से एक है। तो दोस्तों इसका ध्यान में रखें, पूछ लिया जाता है विभिन्न जो नृत्य है कौन से, मतलब शास्त्रीय नृत्य कौन से स्टेट से संबंधित है, यह पूछा जाता है। तो हम इसके बारे में एक बार डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ कुछ नृत्य दिए गए हैं और उन स्टेट्स का नाम भी दिया गया है सामने, ये सभी आप याद रखें, नोट डाउन कीजिए इन्हें। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से संबंधित है, कथक जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है, कथकली केरल से संबंधित है, सत्रिया नृत्य असम से संबंधित है, मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है, और मणिपुरी या मणिपुर से संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों ये ध्यान में रखें, नोट डाउन कीजिए इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन, कनिष्क, कुमारगुप्त प्रथम, विक्रमादित्य? दोस्तों आपको बताना है बाणभट्ट
किस सम्राट के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन, कनिष्क, कुमारगुप्त प्रथम या विक्रमादित्य? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, किस वर्ष में खोजी गई थी? 1921, 1941, 1956, 1895? दोस्तों आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता को कौन से वर्ष में खोजा गया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1921 में। हड़प्पा सभ्यता को 1921 में खोजा गया था दोस्तों, ये ध्यान में रखें। दोस्तों ये छोटा क्वेश्चन है, इजीली आप आंसर इसका दे सकते हो। हर एग्जाम में पूछा जाता है, छोटा या बड़ा कोई एग्जाम हो जाए, लेकिन है ऐसा आंसर जिसे आप तुरंत आंसर दे सकते हो इसका, इसलिए मैं आपको ज़्यादा समय नहीं देता इसके लिए। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किसके नेतृत्व में हुआ था? बिंदुसार, कुणाल, अशोक, कनिष्क? दोस्तों आपको बताना है कि जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों, 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, आपको पता होगा ये कौन से शासक के नेतृत्व में हुई थी, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात कनिष्क के समय में हुई थी दोस्तों। चौथी बौद्ध संगति कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में कुंडलवन कश्मीर में 72वीं ईस्वी में आयोजित की गई थी। इस परिषद के अध्यक्ष वसुमित्र थे और इसका प्रतिनिधि के रूप में अशोक घोष थे। दोस्तों याद रखें बौद्ध संगतियां 4 है, ये किस समय आयोजित की गई थी, उस समय शासक कौन था और किसके उस समय अध्यक्ष भी कौन था, यह भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है ये और काफ़ी बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन कीजिए, डिटेल से पढ़िए इसे, अपनी बुक्स में से पढ़िए, हम तो पढ़ा ही देंगे बाद में आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तालिकोटा का युद्ध निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक राज्य से संबंधित है? होयसाल साम्राज्य, शाही चोल, मदुरै सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य? दोस्तों इजी सा क्वेश्चन है, उम्मीद आपको आता भी होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, विजयनगर साम्राज्य। तालिकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य में हुआ था और इस युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना के किस राजवंश ने कन्नौज शहर पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? चौहान, गुर्जर प्रतिहार, परमार या गहलोत? दोस्तों आपको बताना है कौन से राजपूत शासक ने कन्नौज शहर पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुर्जर प्रतिहार राजवंश ने कन्नौज शहर पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में अगर हम जानें तो इसकी उत्पत्ति गुजरात या दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से हुई थी। गुर्जर प्रतिहार वंश ने मुख्य रूप से 8वीं से 10वीं शताब्दी तक शासन किया था। प्रारंभ में उनकी शक्ति का मुख्य केंद्र मारवाड़ था। मिहिर भोज इसी वंश का सबसे महान शासक था दोस्तों शासक का नाम पूछ लिया जाता है, शासक का क्रम भी पूछ लिया जाता है कि प्रतिहार वंश के जो शासक हुए हैं उनका क्रम कौन सा सही है, तो आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ? दोस्तों आपको बताना है सांची का स्तूप कौन से मौर्य साम्राज्य के शासक द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सम्राट अशोक द्वारा। सांची का विशाल स्तूप मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में बनाया गया था दोस्तों। यह माना जाता है कि इसमें बुद्ध की भस्म रखी हुई है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण भी अशोक ने ही करवाया था दोस्तों, यह भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियों का हिस्सा नहीं है? मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कपालिक, सांख्य और योग?
दोस्तों आपको बताना है जो भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियां हैं उनमें से कौन सा इनका हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकायत व कापालिक। लोकायत व कापालिक भारतीय दर्शन के 6 प्रणालियों का हिस्सा नहीं है दोस्तों। जो 6 दर्शन है भारत के उनका हिस्सा नहीं है। और वह दर्शन है सांख्य और योग, न्याय और वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। इनका नाम भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की कला एवं संस्कृति के क्वेश्चन समाप्त होते हैं दोस्तों। हम अभी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, बाद में थ्योरी भी पढ़ेंगे दोस्तों, डिटेल से पढ़ेंगे तो इन्हें ढंग से डिस्कस भी करेंगे। चाहे वह दर्शन हो, चाहे वह प्राचीन सभ्यता से संबंधित हो, या कोई भी कला एवं संस्कृति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन जो बनता है वह सब डिस्कस करेंगे हम डिटेल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।